PKS स्टडी मटेरियल चैनल में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे कक्षा 9 की जो NCERT बुक है, जिसके अंदर है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें क्या है कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, NCERT से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम क्लास 9 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद राजस्थान में जो प्रमुख किसान आंदोलन है, इस पर हम चर्चा करें। तो राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना के पश्चात, जब राजस्थान था, उस राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना के पश्चात, आधिपत्य हो गया, उसकी स्थापना के पश्चात यहाँ आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। शासक अंग्रेज संरक्षण के कारण स्वयं को सुरक्षित मानने लगे और अपनी किसान जनता के प्रति निरंकुश होने लगे। जो जो शासक थे वो अंग्रेजों के प्रति तो क्या हो गए, संरक्षण के कारण उन्हें अपना स्वयं को सुरक्षित मानने लगे और अपनी जो किसान जनता थे उनके प्रति निरंकुश होने लगे। साथ ही अंग्रेजों की जो नीतियों के कारण कुटीर उद्योग धंधे बर्बाद होने लगे। भूमि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत था वो बढ़ने लगा। इस प्रकार किसानों में असंतोष बढ़ता गया और जिसके परिणाम विभिन्न किसान आंदोलन के रूप में सामने आया। अगला है बिजौलिया किसान आंदोलन। तो बिजौलिया तो था वो वर्तमान जिले के अंदर भीलवाड़ा के अंदर जिले में स्थित है। मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बिजौलिया। इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार थी, यहाँ के किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर आश्रित था। कृषकों में अधिकांश थी वो धाकड़ जाती थी, यानी यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न धाकड़ जाती थी। यहाँ वे अपने परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। जाति के रूप में वे संगठित थे तथा पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। 1894 ईस्वी में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजौलिया ठिकाने के जागीरदार व किसानों के संबंध में विभिन्न कारणों से कटुता आई। इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जागीरदार और किसानों के बीच में कई कारणों से कटुता आई। इसका परिणाम था बिजौलिया किसान आंदोलन। बिजौलिया किसान आंदोलन का अध्ययन 3 भागों में किया जा सकता है। प्रथम चरण था 1897 से 1915, यानी प्रथम चरण है 1897 से 1915। इस काल में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। भी अब क्वेश्चन आता है भी यहाँ पे जो 1897 से 1915 के काल के अंदर जो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो वो स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया। आंदोलन का द्वितीय चरण 1915 से आरंभ हुआ और 1923 ईस्वी तक चला। दूसरा चरण 1915 से 1923। आंदोलन का यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस काल में आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य और अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संपन्न हुआ, यानी पहले में तो स्थानीय लोगों द्वारा और दूसरे चरण के अंदर स्थानीय जो संचालन है वो राष्ट्रीय स्तर के योग्य और अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संपन्न हुआ। अब यह आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ गया था। तीसरा चरण आंदोलन पराभव काल था। 1941 में यह आंदोलन समाप्त हुआ। 1897 ईस्वी में बिजौलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधारापुरा गांव के अंदर एकत्रित हुए। यहाँ ठिकाने के अत्याचार और शोषण से संतप्त किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उनके प्रतिनिधि उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह से भेंट कर न्याय के लिए पुकार करें, किंतु इस पुकार का कोई परिणाम नहीं निकला। यानी कि 1897 के जो गोविंद गिरधरपुरा गांव के अंदर जो ठाकुर के मृत्यु के पर जो लोग एकत्रित हुए थे, तो उन्होंने कहा कि फतेह सिंह के पास चलते हैं, महाराणा फतेह सिंह के पास। तो लेकिन उनके पास न्याय की पुकार करी, लेकिन उनके पुकार की कोई परिणाम नहीं निकला। रियासती सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता और उदासीनता से बिजौलिया के शासक को किसान विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। बिजौलिया जागीर का किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार के लागों का बोझों से दबा हुआ था, यानी कि पहले से ही विभिन्न प्रकार के लाग से बोझ से दबा हुआ था। अब 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजौलिया अंचल में एक नया कर चंवरी नाम से लगा दिया। हर व्यक्ति अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था।
यानी कि कुछ साक्ष्यों में 5 रुपये भी लिखा हुआ है, अभी 5 रुपये का टैक्स लगाया गया था चमड़ी कर। बुक में इसमें 13 रुपये भी लिखा हुआ है। तो ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था। फिर वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नत मस्तक ही आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। इस अपमानजनक कर के लागू करने पर किसानों में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक था। किसानों ने इसका मूक विरोध किया। उन्होंने 2 वर्षों तक अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया। इसके बाद राव ने कुछ नाम मात्र रियायतें दी, किंतु संतुष्ट होने के बजाय किसानों को अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ। 1906 में, अब 1903 के बाद 1906 में राव कृष्ण सिंह था। वो निसंतान देहांत हो गया, उसकी कोई संतान नहीं थी और उसका देहांत हो गया। उसके स्थान पर उसका निकट का संबंधी पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्वामी बना और उसने मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंधाई के कर के रूप में ली। यानी सबसे पहले फतेह सिंह के बाद में कृष्ण सिंह और कृष्ण सिंह के बाद पृथ्वी सिंह, और पृथ्वी सिंह था उसने भी 1906 में तलवार बंधाई कर लगाया और रकम की भार जनता पर डाल दिया किसानों। और उस किसानों ने जब भी इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध शक्ति का रुख अपनाया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। यानी कि 1906 1915 तक था, वो पहला चरण था। इसके अंदर स्थानीय जो लोगों ने ही, जनता ने ही उस आंदोलन में भाग लिया था। किसान नेता साधु सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया। अन्य किसान नेताओं को जेल में डाल दिया। पहले चरण में 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया। अब 1914 में राव पृथ्वी सिंह था, उसका देहांत हो गया। अब उसका पुत्र था केसरी सिंह। ये अल्प वयस्क था। इसके लिए जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ बोर्ड्स के नियंत्रण में चला गया, किंतु किसानों को फिर कोई खास फायदा नहीं हुआ। उनके हालात जस के तस थे। इन हालात ने इस आंदोलन का प्रथम चरण पूरा होता है। इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है तब 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक, वास्तविक नाम था इनका भूप सिंह, इस आंदोलन से जुड़ते हैं। पहले चरण में साधु सीताराम दास का वर्णन आया। उसके बाद दूसरा चरण जिसमें 1916 के अंदर विजय सिंह पथिक में कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया और तथा किसानों को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्राचीरणी सभा का गठन किया। यानी बिजोलिया में विद्या प्राचीरणी सभा गठन विजय सिंह पथिक ने किया है, जिसके तत्वावधान में एक पुस्तकालय और एक पाठशाला और एक अखाड़ा चालू किया। ये राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। माणिक्यलाल वर्मा, जो इस समय बिजोलिया ठिकाने के कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, जो माणिक्यलाल वर्मा थे वो बिजोलिया ठिकाने में कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, पथिक के संपर्क में आए और उन्होंने पथिक से प्रभावित होकर ठिकाने में नौकरी से अवकाश ले लिया। उन्होंने पथिक से आजीवन देश सेवा की दीक्षा ली और पथिक के साथ किसानों को संगठित करने के कार्य में जुट गए। इस कार्य के अंदर साधु सीताराम दास का भी पथिक से बड़ा सहयोग रहा। विजय सिंह पथिक उपरमाल क्षेत्र के अंदर अत्यधिक लोकप्रिय हो गए थे और वहाँ के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। यानी कि वहाँ के निवासी थे वो विजय सिंह पथिक को महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। उनके आदेशों को पालन करने के लिए वे सदैव तैयार रहते थे। पथिक किसानों की दुर्दशा को परिचित हो चुके थे और इस भयावह स्थिति के निवारण के लिए पथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया और 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड के तत्वावधान में क्रांति का बिगुल बजा दिया। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की 1917 में और वहां पर क्रांति का बिगुल बजाया और पथिक ने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया। भी पथिक ने कहा किसानों को युद्ध है उसका चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया। किसानों ने घोषणा की कि बेगार नहीं करेंगे। बेगार का मतलब होता है कि बिना कोई मजदूरी के काम कर रहा है, तो यानी कि बेगार नहीं करेंगे, बिना मजदूरी के हम काम नहीं करेंगे। तो गोविंद निवास गांव के अंदर नारायण जी पटेल ने ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया। सबसे पहले नारायणी पटेल है, उन्होंने बेगार करने से इनकार किया। इस पर ठिकाने के कर्मचारियों को उसे पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। इसकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत के आदेश के अनुसार किसानों को जत्थे बिजोलिया पहुंचने लगी।
लगे और ठिकाने के प्रशासक भयभीत हो गए और इनसे नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया। किसानों को यह प्रथम विजय थी। पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने पथिक है वो उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने व सहयोग दिलवाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क स्थापित किया। उन्होंने अपने पत्र प्रताप में बिजोलिया आंदोलन संबंधी समाचार देने के लिए एक स्थायी स्तंभ ही खोल दिया। इस प्रचार के फलस्वरूप देशवासियों को बिजोलिया किसान आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। भी उन्होंने समाचार पत्र था वो प्रताप नामक समाचार पत्र खोल दिया और इससे स्थायी प्रचार थे देशवासियों को बिजोलिया किसान आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को बंबई आमंत्रित किया था। पथिक ने बिजोलिया के किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया और पथिक ने बिजोलिया के अत्याचारों को प्रस्तुत किया गांधी जी के सामने। तो गांधी जी प्रभावित हुए और गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को उपरमाल के किसानों की स्थिति जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा और गांधी जी के इस आशय का एक पत्र महाराणा को भी लिखा था। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रति नैतिक समर्थन दिया और प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार बिजोलिया के आंदोलनकारी किसानों को रियायतें देने के पक्ष में नहीं थी। सने सने स्थिति में परिवर्तन आने लगा और अगस्त 1920 ईस्वी में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1920 अगस्त 1920 में 1921 में भयंकर रूप ले चुका था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए और इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जिसमें एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड और उसके सचिव थे आगलवी और मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन और मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभात चंद्र चटर्जी राज्य के शायर हाकिम बिहारीलाल को रखा। लंबे विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच समझौता संपन्न हुआ। एजीजी हॉलैंड ने किसानों के पक्ष में औचित्य को स्वीकारा था। समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायतें दी गई थी। लगभग 35 लाख समाप्त कर दी गई। इस प्रकार 1922 में आंदोलन क्या हुआ समाप्त हुआ। असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही एजीजी किसानों के साथ हुए समझौते के प्रति उदासीन हो गया और बिजोलिया के जो जागीरदारों के समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः नई लागें जमा लगा दी। भी इसमें क्या हुआ कि जो असहयोग आंदोलन जैसे समाप्त होते ही एजीजी जो किसानों के समझौते के प्रति उदासीन हो गया और बिजोलिया के ठग जागीरदार के समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः नई लागें लगा दी और लगान की मांग भी बढ़ा दी। 1923 से 26 का समय किसानों ने बड़ी तकलीफ में गुजारा। मार्च 1927 ईस्वी में किसान पंचायत हुई जिसमें राम नारायण चौधरी और माणिक्य लाल वर्मा उपस्थित हुए। पथिक ने किसानों को बरानी भूमि छोड़ने और अहिंसात्मक साधनों से जो हिंसा ना फैलाए अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन जारी रखने का सुझाव दिया किंतु यह प्रयोग असफल रहा। 20 जुलाई 1931 में सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर के अंदर महाराणा और सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किया जिसके फलस्वरूप समझौता हो गया। हालांकि उदयपुर ने इसका पालन नहीं किया किंतु मेवाड़ प्रजामंडल का व्यापक प्रसार हो रहा था और इस भय से कि किसान प्रजामंडल से न जुड़ जाए कुछ पहल आवश्यक थी। 1941 में मेवाड़ के दीवान थे टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री थे डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा जिन्होंने किसान नेता व अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की जो समस्या है उसको समाधान करवाया। किसानों को उनकी ज़मीनें वापस दे दी गई और यहाँ पर आंदोलन था बिजोलिया में वो समाप्त हो गया। आगे है बेंगू किसान आंदोलन जो मेवाड़ के अंदर 1921 के अंदर ईस्वी के अंदर हुआ है। बिजोलिया आंदोलन से प्रेरणा पाकर बेंगू के अंदर मेवाड़ में किसानों ने अनावश्यक व अत्यधिक करों लागबाग बेठ बेगार और सामंती जुल्मों के विरुद्ध रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में तो बेंगू में किसान आंदोलन हुआ वो रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी के अंदर आंदोलन शुरू किया और बेंगू के जो किसान थे 1921 में मैनाल के भैरू कुंड नामक स्थान से
यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि बेंगू के किसान 1921 में मैनाल के बैरगुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। सामंती दमन चक्र चलता रहा। 1923 ईस्वी में किसानों के प्रमुख रूपाजी और कृपाजी धाकड़ सेना की गोलाबारी से शहीद हुए। यानी रूपाजी और कृपाजी जो है इनका संबंध बेंगू किसान आंदोलन से है, शहीद हो गए। लेकिन किसान अपनी मांगों के लिए जूझते रहे। यद्यपि बेंगू के ठिकानेदार ने कृषकों से समझौता करने का प्रयास भी किया, लेकिन उसे अमान्य कर बेंगू आंदोलन की बुरी तरह से कुचला गया, किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन को दबा नहीं सकी। बेंगू के ठाकुर थे अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता हुआ, जैसे बोलेस्विक समझौता की संज्ञा दी। यानी कि समझौता हुआ, लेकिन बोलेस्विक समझौता बोल तो दिया, लेकिन उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। आगे अब भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर के अंदर राज्यों में किसानों की दशा अच्छी थी। यहाँ 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। यहाँ 5 जातियां थी, ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, अहीर और मेव। कमोबेश समान हैसियत रखती थी। भरतपुर राज्य में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिससे भू राजस्व में वृद्धि हो गई और भू राजस्व अधिकारी नंबरदारों ने इस पर बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू किया। जब राज्य इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार ने नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए। भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए। नवंबर 1931 में फौजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे यह आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। आगे है मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन का संबंध अलवर भरतपुर क्षेत्र से है। अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर अंजुमन खादिम उल इस्लाम 1932 में स्थापित की। मोहम्मद हादी ने कर मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया। अलवर के जो मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो गुड़गांव के चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया। इसके नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया। राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित कर लिया। इसके बावजूद आंदोलन न केवल तेज हुआ बल्कि उग्र भी हो गया। 1937 में मिस्टर बिलग्रामी के मातहत मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेवों को भू राजस्व तथा अन्य करों में छूट के साथ सामाजिक व धार्मिक समस्याओं का समाधान भी किया गया। आगे अलवर किसान आंदोलन। अलवर के अंदर किसान आंदोलन तथा निम्माचाणा हत्याकांड जो 1921 से 1925 के मध्य अलवर रियासत में जंगली सुअरों को अनाज खिलाकर रौदों में पाला जाता था। ये सुअर किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर देते थे। उनको मारने पर भी रियासती सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी। सुअरों की समस्या के निराकरण के लिए किसानों में 1921 में आंदोलन शुरू किया। अतः सरकार ने समझौता कर किसानों को सुअर मारने की इजाजत दे दी। 1923-24 में अलवर के महाराजा थे जय सिंह। उन्होंने लगान की दरों को बढ़ा दिया। विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को तारीख है 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर के निम्मूचना गांव में एकत्रित हुए। उस सभा पर सैनिक बलों ने मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया। उसे डायरवाद गहरा एवं व्यापक की संज्ञा दी। अतः सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और यह आंदोलन समाप्त हुआ। आगे के बारे में हम कल पढ़ेंगे और अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।